हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 11 बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जेके को फोर्सफुली उसके रूम में लेके जाता है और उसे वॉल पे पुश करके बहुत ही हार्डली किस करता है और उसके लिप्स को बाइट करता है। और इधर चीखी रो रही होती है, लेकिन ते पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और ते धीरे धीरे उसे अपने बेड पर ले आता है, मतलब जेके के बेड पर, और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है क्योंकि ते बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। वो जेके को देखने के बाद अपना होश खो बैठा था और उसे गुस्सा था कि जो भी उसने विहान के साथ किया, उसके साथ इतना हंस के बात की, ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार उसके सामने वही सीन आ रहा था, इस वजह से वो और ज़्यादा एग्रेसिवली और हार्डली उसको किस करता है और उसके लिप्स से ब्लड भी आ गया था, लेकिन ते को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो उसके कपड़ों को भी फाड़ने लगता है और वो उसके शोल्डर से उसके कपड़ों को फाड़ के हटा देता है और वहाँ पे भी बहुत ही फोर्सफुली किस और बाइट करता है। अब वो धीरे धीरे उसके नीचे आता है शोल्डर के, वहाँ पे भी किस और बाइट करता है। जेके बस रोए जा रही थी, लेकिन ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ते ने उसके शर्ट को भी फाड़ दिया था और उसके बॉडी से अलग कर दिया था। जेके बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी और बार बार यही बोल रही थी, सर आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, इससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर ते नहीं मानता है, वो कंटिन्यूसली सब कुछ किया जा रहा था। और वो धीरे धीरे नीचे आता है, तभी जेके बहुत ज़ोर लगाकर उसको खुद से हटाती है और खुद नीचे गिर जाती है। अब ते को भी थोड़ा सा होश आता है। जब वो नीचे गिरती है तो उसे जब आवाज़ आती है तो वो होश में आता है और वो धीरे से उठकर अपने शर्ट को उठाकर डायरेक्ट बाहर चला जाता है, क्योंकि वो भी शर्टलेस हो गया था। और इधर जेके रोए जा रही थी। वो अपने रूम में आके बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कहता, क्यों, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे अलावा किसी और पे ध्यान न दिया करो, लेकिन तुम मुझे छोड़ के बाकी सब पर ध्यान देती हो, सबके साथ हंसकर बात करती हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती हो। ते बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, अब खुद से बोले जा रहा था। तब इसको ख्याल आता है कि जेके बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, उसने बहुत ज़्यादा ही गलत कर दिया है, अब उसे उससे माफ़ी मांगनी होगी। तब वो फिर से जेके के रूम में जाता है। जेके वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करके नीचे चली जाती है और ते जब उसके रूम में जाता है तो देखता है कि जेके नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा ही पैनिक होने लगता है और वो जेके को ढूंढने लगता है। वो पूरे होटल में ते को ढूंढता है। अब उसे ऊपर के फ्लोर में जेके नहीं मिलती, तो वो काउंटर पे जाके पता करता है तो उसे पता चलता है कि जेके अभी अभी एक साधारण से स्वेटर में बाहर चली गई है होटल से। अब और ज़्यादा ही डर जाता है, उसे घबराहट होने लगती है कि कहीं जेके के साथ कुछ हो न जाए। बाहर बहुत ही ठंडा मौसम था और जेके सुनसान सड़क पर सिर्फ एक स्वेटर में चले जा रही थी, बहुत ही गुस्से में थी और रोए जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तभी से ख्याल आता है और वो कहती है, उस मॉन्स्टर के चक्कर में मैंने कुछ पहना भी नहीं और मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अब मैं क्या करूं? कम से कम मुझे तो ख्याल रखना चाहिए था ना खुद का। ना मैं पर्स लाई हूँ, ना फ़ोन लाई हूँ, कुछ नहीं लेके आई। इतने गुस्से में मैं ऐसे ही निकल आई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब वो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी उसे। वो कांपते हुए एक दुकान के पास जाती है। वहाँ पे एक जापानीज़ औरत बैठी होती है और उसका हस्बैंड भी होता है, उसका बेटा भी होता है और वो अपनी छोटी सी दुकान पे काम करते हैं। उससे छोटी सी दुकान पे वो आइसक्रीम बार होता है। जेके जब भी टेंशन में होती है तो उसे आइसक्रीम खानी होती है, तो वो उसको देखकर वहाँ जाती है, लेकिन जापानीज़ तो समझ में नहीं आती है
और ना ही उन जापानीज़ को जेके की लैंग्वेज समझ में आती है, ना इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी। अब जेके करे भी तो क्या, अब उन्हें कैसे समझाए कि उसे ठंड लग रही है, कुछ पहनने को हो तो दे दें। लेकिन वो उस आदमी से कुछ कहती है, पर जेके ना उस आदमी की बात समझ पाती है और ना वो आदमी जेके की। अब वो उस औरत की तरफ देखती है तो वो औरत उसकी सिचुएशन देख कर समझ जाती है कि उसे ठंडी लग रही है और वो उसे एक स्वेटर देती है और जेके उसे पहन लेती है और थोड़ी सी आग जलाई होती है। जेके से कहती है इशारे में कि वहाँ पे बैठ जाए। जेके इशारे में वो बात समझ जाती है और वहाँ बैठ जाती है। तभी जेके से वो खाने के लिए पूछती है इशारे में, तो जेके तो पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वो औरत जेके को खाना भी खिलाती है। अब जेके जब खाना खा रही होती है तो उसकी नज़र आइसक्रीम पर जाती है और वो बहुत ही ललचाई नज़रों से आइसक्रीम को देख रही होती है कि जैसे पा जाए तो अभी खा जाए। तो वो औरत समझ जाती है, उसे एक आइसक्रीम भी देती है। इधर वो आइसक्रीम खा ही रही होती है, तभी उसकी दुकान पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि किराए के लिए आते हैं, या यूँ कहें कि वो उसे उन्हीं की ज़मीन थी जिस ज़मीन पे वो लोग अपनी दुकान चला रहे थे। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। अब वो आदमी आके पहले उसके बेटे को मारते हैं, फिर हस्बैंड को। अब वो औरत गिड़गिड़ा रही होती है। वो दो सारे आदमी जैपनीज़ होते हैं, वो दोनों आपस में बातें करते हैं। जेके को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब उन गुंडों की नज़र जेके पर जाती है तो वो आदमी उस औरत से जैपनीज़ लैंग्वेज में जेके को मांगते हैं, पर वो मना करती है। लेकिन वो ज़बरदस्ती जेके को उठा ले जाते हैं और अपनी कार में बैठाते हैं और जेके यहाँ आइसक्रीम खा रही होती है। वो गुंडे से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन गुंडे नहीं मानते हैं और उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर रखते हैं और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। यूँ कहें कि वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट और इनोसेंट थी और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से गुंडे भी खुद को काबू नहीं कर पाते हैं। उसमें से जो एक मेन गुंडा होता है वो उसके पास आता है और उसे जैसे ही हाथ लगाने वाला होता है या यूँ कहें उसे किस करने वाला होता है, तभी पीछे से कोई उसे कसकर एक स्लैप मारता है, जिसे देख के वो गुंडा शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं किम तेहन था। तब किम तेहन और भी ज़्यादा उन लोगों को मारता है। तब जेके ये सब देख रही होती है और उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। जेके की आइसक्रीम तब नहीं गिरी थी जब गुंडों ने उसे पकड़ा था। जेके की आइसक्रीम तब गिर जाती है जब ते उसे बचाने आता है। उसका ये रूप देखकर जेके और ज़्यादा ही डर जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो एक भयंकर आदमी की तरह लग रहा था, वो डेविल लग रहा था। वैसे जेके को ये नहीं पता है कि ते ही ब्लैक डेविल है, लेकिन अब वो लग रहा था। ते चुपचाप वहीं खड़ी होती है और कुछ नहीं बोल रही होती। इधर ते उन लोगों से फाइट किए जा रहा था और उन लोगों को कुछ ही मिनटों में ढेर कर देता है। यहाँ जेके खड़ी बुद्ध बनी खड़ी थी और वो कुछ भी नहीं कहती है। वो ये सब शौक थी देखकर। जापानीज़ गुंडे उससे लड़ाई करते समय बोले जा रहे थे, वो सिर्फ मेरी है, हमने उसे देखा है तो वो मेरी हुई। तब इधर ते जापानीज़ लैंग्वेज में कहता है, वो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं, और तुमने एक डेविल की चीज़ पर नज़र डाली है तो उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर ही मिलेगी। वो सब जापानीज़ में बातें करते हैं, इस वजह से जेके को समझ में नहीं आता है और जेके भी उन लोगों को देखकर कुछ समझना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ इतना ख़तरनाक माहौल बन गया था कि जेके खुद ही डरी सहमी सी खड़ी थी। तभी सबको ढेर करके ते आता है और जेके से कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर कोई और नज़र नहीं डाल सकता। जेके इस समय अपने ख्यालों में खोई होती है, जिससे उसकी बात समझ में नहीं आती है। ते ने ये सब हिंदी में कहा था, जिससे अगर जेके सुन लेती तो उसे सब समझ में आ जाता कि ते आखिर कहना क्या चाहता है। लेकिन ते जब देखता है कि उसने क्या कह दिया और देखता है जेके कहीं और खोई है, तब वो धीरे से हिलाता कहता, चलो
अब आइंदा से कभी ऐसे भागने की कोशिश मत करना। अब जेके उसके साथ उसकी कार में बैठ के जाने लगती है क्योंकि उसने और फ़ोन करके गार्ड को बुला लिया था। तभी वो रास्ते में देखती है वही दुकान, तो वो ते से कहती है कि आप गाड़ी रोकेंगे? तो ते कहता है ठीक है। तो ड्राइवर से गाड़ी रुकवाता है और पूछता है कि तुम्हें कार क्यों रुकवानी है। तब वो सारी बात उसे बताती है और इधर उससे कहती है अगर आपके पास छोटे पैसे हैं तो दीजिए, मेरे पास पर्स नहीं है, मैं अपनी पर्स घर होटल में ही भूल आई हूँ। अब ते कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। जेके शौक हो जाती है और कहती है इतने अमीर होने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं है। तो ते कहता है मेरे पास कार्ड है, तुम्हें कार्ड चाहिए? तो जेके कहती है हाँ ज़रूर, इतनी छोटी दुकान में आपका कार्ड ही तो काम करेगा। ऐसे भी आप ही ना कभी नहीं सुधरेंगे, इतने बड़े होने के बाद भी एक पैसा नहीं रखते। तब ते मन में कहता है मैं पैसे खुले रखकर क्यों घूमूंगा जबकि मेरी सारी पेमेंट कार्ड से होती है और मैं कभी भी इतने छोटे अमाउंट को पे नहीं करता, और वैसे भी ज़्यादातर मेरी अमाउंट पे जिमिन करता है, मेरे सारे पेड जिमिन देखता है, तो मैं भला छुट्टी लेकर क्यों घूमूंगा। और वो उसकी तरफ एंगर से देखता है, लेकिन जेके कहती है चलो कोई नहीं, आपके पास हो भी नहीं सकता है। तब वो ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर ते की तरफ देखता है तो ते कहता है अगर तुम्हारे पास छुट्टे हो तो जेके को दे दो। तब ड्राइवर उसे दे देता है और जेके कहती है जैसा खड़ूस बॉस है वैसा ही ड्राइवर। अपने बॉस को देखकर तब पैसे देता है। जल्दी से पैसे लेकर वो उस दुकान पर जाती है और उन्हें देती है। तभी इधर ते जिमिन को कॉल करके कहता है जो बिल्डिंग मैंने देखी है वो इन आंटी के नाम पे कर दो और परमानेंटली देखना कोई उसे वापस ले ना पाए। जिमिन शौक हो जाता है और कहता है सर, पर इतनी बड़ी बिल्डिंग? तो ते कहता है हाँ, तुम्हें जितना कहा उतना करो। और फिर वो मन में सोचता है मेरी जान की कीमत इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी ही मदद कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग ही गिफ्ट कर रहा हूँ, वरना मेरी जान की इतनी देखभाल की है तो उसके लिए इतना तो बनता ही है। और ते ये सब सोचकर मुस्कुराता है। तो क्या आदमी इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या ते जेके को अपनी दिल की बात बता देगा या फिर वो अपनी फीलिंग समझ पाएगा या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही स्टोरी चलती रहेगी। क्या जेके के बारे में जो फील करता है ते, क्या वो प्यार है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन, अब वो तो ते ही जाने। तो बाय आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो कमेंट भी कीजिए। बाय।